वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे वाई पुअर कंट्रीज़ आर पुअर, कि जो गरीब कंट्रीज़ हैं ये बेसिकली गरीब क्यों हैं। ये वीडियो बेसिकली मेरी पिछली वीडियोस की एक समरी है कि जिनमें मैंने हर अलग वीडियो में जैसे रैशनल चॉइस पर्सपेक्टिव ये किस तरह से इस बात को प्रूफ करता है कि गरीब कंट्रीज़ गरीब क्यों हैं, कल्चरल ये कैसे प्रूफ करता है और स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव इस बात को कैसे प्रूफ करता है कि गरीब कंट्रीज़ गरीब क्यों हैं। इन तीनों पर मेरी अलग से वीडियोज़ हैं। इस वीडियो में मैंने इन्हें कंबाइन किया है और हम इन शॉर्ट देखेंगे कि किस तरह ये तीनों पर्सपेक्टिव इस बात को प्रूफ करते हैं कि गरीब कंट्रीज़ के गरीब होने की बुनियादी वजह क्या है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है रैशनल चॉइस पर्सपेक्टिव कि रैशनल चॉइस थ्योरी इस बात को कैसे साबित करती है। तो बुनियादी जो अजम्पशन है रैशनल चॉइस थ्योरी की वो क्या है, इसका जो यूनिट ऑफ एनालिसिस होता है वो इंडिविजुअल होता है। यानी ये इंडिविजुअल्स पर फोकस करते हैं कि जिस तरह का इंडिविजुअल होगा उस तरह की आपकी लार्जर सोसाइटी, लार्जर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम होगा। इसी तरह इनका ये मानना है कि हर इंसान रैशनल है, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है। जिस काम में उसे फ़ायदा होता है वो काम वो करता है, जिस काम में उसे नुकसान होता है वो काम वो कभी नहीं करता। यानी इंसान सेल्फ इंटरेस्टेड है। तो ये जो सेल्फ इंटरेस्ट का एलिमेंट है ये बड़ा अहम है रैशनल चॉइस थ्योरी में। इसको आप अपने जहन में रखिए कि हर इंसान सेल्फ इंटरेस्ट है, वो सिर्फ वही काम करेगा जिसमें उसे फ़ायदा है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो गरीब मुल्कों के गरीब होने की बुनियादी वजह क्या है, इसका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट रैशनल चॉइस थ्योरी हमें देती है कि इंडिविजुअल्स रैशनैलिटी कलेक्टिव इरैशनैलिटी। यानी गरीब मुल्कों में जो गरीब लोग होते हैं वो कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो इंडिविजुअली उनके लिए तो फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें कलेक्टिवली या स्टेट लेवल पर बड़े लेवल पर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो नुकसानदेह हैं। अब इसकी मिसाल क्या है कि रैशनैलिटी एंड हैविंग टू मैनी चिल्ड्रन। इससे पहले आप ये देखिए कि पुअर मैन सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है। यानी गरीब मुल्क के अंदर जो गरीब इंसान होता है उसका सेल्फ इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है। यानी रैशनल चॉइस थ्योरी इसी बात को जस्टिफाई कर रही है कि हर इंसान सेल्फ इंटरेस्ट है। तो ज़ाहिर बात है गरीब इंसान का भी कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट होगा। तो रैशनल चॉइस थ्योरी कहती है कि गरीब मुल्कों में जो गरीब इंसान होता है उसका सेल्फ इंटरेस्ट, उसका जो पर्सनल सर्वाइवल होता है वो होता है। यानी गरीब इंसान सिर्फ इसी जस्तजू में लगा है कि किस तरह से वो अपना पेट भरे, ठीक है, सुबह आए, सुबह काम पे जाए, रात को आए, फिर अगले दिन यही प्रोसेस और ये कंटिन्यू होता रहता है। यानी गरीब इंसान सिर्फ अपने पर्सनल सर्वाइवल में लगा हुआ है, उसे और किसी बात की खबर नहीं है, वो उससे आगे जाता ही नहीं है, इस सोच से आगे बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास ना पैसे होते हैं कि वो आगे कोई कारोबार करे, कोई इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, तो गरीब मुल्कों में जो गरीब इंसान होता है उसका जो वाहिद इंटरेस्ट होता है वो सेल्फ पर्सनल सर्वाइवल होता है कि किसी ना किसी तरीके से वो सर्वाइव कर सके ताकि वो ज़िंदा रहे। अगर वो सर्वाइव भी ना कर सका तो ज़ाहिर बात है वो मर जाएगा। तो वो चाहता है कि वो अपना पर्सनल सर्वाइवल करे। अब अपने इस पर्सनल सर्वाइवल को मजबूत करने के लिए रैशनैलिटी एंड हैविंग टू मैनी चिल्ड्रन इसका कंसेप्ट आता है। यानी गरीब मुल्कों में आप देखेंगे कि जो लोग होते हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अब पेरेंट्स के इंटरेस्ट में, यानी उनकी इसमें रैशनैलिटी क्या होती है कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें। तो उनकी रैशनैलिटी ये होती है कि सबसे पहला फैक्टर तो इसमें इकोनॉमिक आता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा हाथ होंगे, उतने ज़्यादा वो फैक्ट्री में जाएंगे, उतना ज़्यादा पैसा वो कमाएंगे। और दूसरा फैक्टर होता है कि वालिदैन जब बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं तो उनको सिक्योरिटी का मसला होता है। यानी उनको इनसिक्योरिटी होती है कि बुढ़ापे में उनका कौन साथ देगा। तो अगर आपके ज़्यादा बच्चे होंगे तो बुढ़ापे में आपको सिक्योर करने के, आपको सिक्योरिटी देने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो सबसे पहला तो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया कि ज़्यादा बच्चे होंगे ज़्यादा कमाएंगे, और दूसरा बुढ़ापे में ज़्यादा बच्चे अगर होंगे तो वो वालिदैन का सहारा बनेंगे। अब रैशनल चॉइस थ्योरी हमें कहती है कि इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम देखें तो पेरेंट्स वाकई रैशनल हैं, वो सेल्फ इंटरेस्टेड हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो उनके फ़ायदे में है। यानी वो इकोनॉमिकली भी सिक्योर हैं और सिक्योरिटी के हिसाब से भी बुढ़ापे में सिक्योर हैं ज़्यादा बच्चे पैदा करके। लेकिन जब रैशनल चॉइस थ्योरी इसको कलेक्टिव लेवल पर देखती है तो ये हमें इरैशनैलिटी बन जाती है। ज़ाहिर बात है ज़्यादा अगर पेरेंट्स ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो ओवरऑल जो आबादी है उसमें इजाफा होगा। पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो जितनी भी गवर्नमेंट्स जॉब आती हैं, पीपीएससी की देखें, एफपीएससी की देखें, तो 3-3, 4-4, 10-10 या मैक्सिमम 50 पोस्टें होती हैं। अप्लाई करने वाले लाखों में होते हैं। तो ज़ाहिर बात है अब सबको तो जॉब्स नहीं मिलनी, तो इससे बेरोज़गारी के मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा अगर ओवरऑल ज़्यादा आबादी होगी तो रोज़गारी के मौके कम होंगे, आबादी कम होगी तो रोज़गार के मौके ज़्यादा होंगे। तो जब इस तरह ज़्यादा बच्चे पैदा करने से ओवरऑल जो आबादी है उसमें इजाफा होता है तो फिर ओवरऑल स्टेट के लिए भी मसला बन जाता है और फिर ख़ुद उसी फैमिली के लिए भी मसला बन जाता है। यानी ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं तो अगर रोज़गार आगे ना मिला तो फिर फैमिली को कौन सर्व करेगा, और इसी मकसद के लिए तो ज़्यादा बच्चे पैदा किए होते हैं। तो जब रोज़गार ही नहीं होगा, बच्चे पैसे कमाएंगे नहीं, तो वो फिर उल्टा बोझ बन जाएंगे। तो इस तरह जो गरीब इंसान होता है वो एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी इसमें फंस जाता है।
तो इसको मैं यहीं तक ही जस्टिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तफसील के लिए आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा करप्शन इसकी दूसरी एग्जांपल है कि एक इंसान जो करप्शन करता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसके ज़ाती लिहाज से देखें तो उसको फ़ायदा होता है, उसका सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है। वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, तो वो कहता है मुफ्त में पैसे आ रहे हैं और क्या चाहिए। लेकिन जब दोबारा इसको कलेक्टिव लेवल पर हम अप्लाई करते हैं तो ये रैशनैलिटी बन जाती है कि ओवरऑल स्टेट, पूरी रियासत को नुकसान होता है, पूरे माशरे को नुकसान होता है, ठीक है। सारे लोगों का जो टैक्स होता है वो एक बंदा खा जाता है, तो लोगों को तो नुकसान होता है लेकिन एक इंडिविजुअल को उसको फ़ायदा होता है। तो इंडिविजुअल रैशनैलिटी, कलेक्टिव रैशनैलिटी यहाँ पर भी प्रूफ होती है। इसके बाद एक अहम आर्ग्यूमेंट रैशनल चॉइस थ्योरी हमें देती है कि रैशनैलिटी एंड स्टेट के जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनके गरीब होने की एक बुनियादी वजह स्टेट भी है। यानी गरीब मुल्कों की जो स्टेट होगी आप उसको देखेंगे वो इनएफेक्टिव होगी और वीक होगी, कमज़ोर होगी। अब इसको वो कैसे जस्टिफाई करते हैं? इसको वो जस्टिफाई करते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम के ज़रिए। अब इसमें जो फ्री राइडर है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर इंसान जो है वो चाहता है कि उसका काम मुफ्त में हो जाए, यानी वो पैसे ना दे लेकिन उसका काम भी हो जाए। ये बंदा एक फ्री राइडर होता है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि हुकूमत कोई भी काम करती है, ठीक है। फ़र्ज़ करें हुकूमत स्कूल बनाती है, सड़कें बनाती है, सरकारी अस्पताल बनाती है, जो कि पब्लिक गुड्स होती हैं, सारे लोगों ने उसको यूटिलाइज़ करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। अब ज़ाहिर बात है जो हुकूमत होती है वो अपनी जेब से पैसे तो नहीं देती, हम आवाम का जो टैक्स होता है उससे वो सड़कें, वो अस्पताल, वो स्कूल या जो कुछ भी हुकूमत करती है वो सारा उसी से बना होता है। अब फ़र्ज़ करें कि एक सरकारी स्कूल है, ठीक है, जो कि लोगों के टैक्स से बना है। अब इस स्कूल में उसके बच्चे भी आ रहे हैं जिसने टैक्स दिया है, उसके बच्चे भी आ रहे हैं जिसने टैक्स नहीं दिया, यानी स्कूल एक दफ़ा बन गया है। अब उसमें वो भी आएंगे जिन्होंने टैक्स दिया है, वो भी आएंगे जिन्होंने टैक्स नहीं दिया। अब जिस बंदे ने टैक्स नहीं दिया उसके बच्चे भी इधर आ रहे हैं और मुफ्त में पढ़ रहे हैं, तो वो तो यही सोचेगा ना कि कमाल हो गया, मैंने पैसे भी नहीं दिए, टैक्स भी नहीं दिया, बच्चे भी फ्री पढ़ रहे हैं। सिमिलरली जिसने टैक्स नहीं दिया वो फ्री अस्पताल की सहूलतें भी इस्तेमाल करेगा, वो सड़कें भी यूटिलाइज़ करेगा। तो उसके इंटरेस्ट में क्या होगा कि वो कभी भी टैक्स ना दे, क्योंकि एक दफ़ा जो पब्लिक गुड बन गई, एक दफ़ा सड़क बन गई, एक दफ़ा स्कूल, एक दफ़ा अस्पताल बन गया, तो सारी बात है वो अगले दिन उसने गिर तो नहीं जाना, तो वो परमानेंट बन गया। तो जो फ्री राइडर होगा वो हमेशा इस कोशिश में होगा कि किसी ना किसी तरीके से वो टैक्स पे ना करे, यानी पैसे ना दे, और जब वो सहूलत बन जाएगी तो उसको मुफ्त में यूटिलाइज़ करे। तो रैशनल चॉइस थ्योरी हमें यहाँ पर क्या कहती है कि ये जो फ्री राइडर का मसला होता है, ठीक है, अब एक बंदा ऐसा करेगा तो सारी बात है दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, तो ओवरऑल जो कंट्री है, स्टेट है, उसको फिर नुकसान होगा। और इस नुकसान का ज़ाला कौन कर सकती है? स्टेट। यानी जितनी ज़्यादा स्टेट स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी ज़्यादा स्टेट इफ़ेक्टिव होगी, उतना ज़्यादा फ्री राइडर का मसला कम होगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग स्टेट और जो इफ़ेक्टिव स्टेट है वो इंडिविजुअल्स को कंपेल करेगी कि वो भी कलेक्टिव एक्शन में पार्टिसिपेट करें, यानी वो भी टैक्स पे करें। लिहाजा एक स्ट्रॉन्ग स्टेट ही इस बात को इंश्योर कर सकती है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सके और उसे सारे लोगों की फ़लाह के लिए इस्तेमाल करे। अगर स्टेट वीक होगी, कमज़ोर होगी, इनफेक्टिव होगी, तो फिर हर बंदा चाहेगा कि वो फ्री राइडर हो, लिहाजा कोई भी बंदा टैक्स पे नहीं करेगा, लिहाजा हुकूमत के पास पैसे नहीं होंगे कि वो कोई काम करे, लिहाजा कोई स्कूल नहीं होगा, कोई सड़कें नहीं होगी, कोई आपका अस्पताल नहीं होगा, कोई सोशल वेलफेयर के काम नहीं होंगे, तो आपका कंट्री जो है वो गरीब होगा। तो इस तरीके से जो रैशनल चॉइस थ्योरी है वो इस बात को जस्टिफाई करती है कि क्यों गरीब कंट्रीज़ गरीब हैं। इसको हम आगे देखते हैं। दूसरा नंबर पर आता है कल्चरल पर्सपेक्टिव, यानी कल्चर इस बात को कैसे जस्टिफाई करता है। तो इसमें आता है ऑस्कर लेविस का कल्चर ऑफ पॉवर्टी, यानी ऑस्कर लेविस ने हमें एक मॉडल दिया है कि जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनमें जो गरीब लोग रहते हैं उन सब में कुछ कॉमन करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि उस कंट्री के गरीब होने की एक बुनियादी वजह बनती हैं। अब वो क्या चीज़ें हम उन्हें देखते हैं कि इंडिविजुअल्स हु लिव इन पुअर कंट्रीज़ शेयर कॉमन वैल्यूज़, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन पुअर। यानी ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो बिलीव्स हैं, ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये किसी भी कल्चर का एक बुनियादी हिस्सा होती हैं, ठीक है, यानी ये कल्चर है। अब ये वैल्यूज़, ये बिलीव्स, ये प्रैक्टिसेस ये ख़ास तरह की होती हैं जो कि उन्हें नॉन पुअर कंट्रीज से डिफ्रेंशिएट करती हैं, और ये सारी चीज़ें मिलके कॉन्स्टिट्यूट अ वे ऑफ लाइफ, एक तर्ज़ ज़िंदगी बनाती हैं जिसको उसने नाम दिया कल्चर ऑफ पॉवर्टी। अब सबसे अहम सवाल आता है कि ये वैल्यूज़, ये बिलीव्स, ये प्रैक्टिसेस ये क्या हैं जिसकी वजह से लोग गरीब हैं। तो इसमें आता है ऑस्कर लेविस ने आइडेंटिफाई किया कि एक तो अपाथी है, यानी मुर्दा दिली है, आप कोई भी काम सही तरीके से नहीं करते। फाटलिज़म है कि आप ये कहें कि जो किस्मत में है वो हो जाएगा, मैं मेहनत क्यों करूँ। हेडोनिज़म, नज़रिया मुसरत इसे कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी खुशी, जो आप वही काम करें जो आपकी खुशी में है। रैशनैलिटी आप नहीं देखते कि क्या सही है और क्या गलत है।
इलिटरेसी आपको पता है, टेंडेंसी टुवर्ड अथॉरिटेरियनिज्म। आपने अक्सर देखा होगा कि जो गरीब लोग होते हैं वो कहते हैं कि यानी उनका जो रुझान होता है वो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ ज़्यादा होता है, यानी एक बॉस हो, हम उसके अंडर काम करते रहें, ठीक है, यानी नौकरी करते रहें, ये उनको बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह अगर आर्मी हुकूमत करे, ये उनको बड़ा अच्छा लगता है कि डंडे के बल पर हुकूमत की जाए, ज़बरदस्ती, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। यानी ये एक उनकी एक टेंडेंसी होती है अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ। उनके वोट से अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आए वो हुकूमत करें, वो उनको अच्छा नहीं लगता। इसकी भी एक बुनियादी वजह है, लेकिन ओवरऑल जो उनकी टेंडेंसी होती है, आप समझ गए होंगे कि वो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ होती है, कि वो हमेशा अंडर रहना चाहते हैं, वो ख़ुद रूल नहीं करना चाहते। इसके अलावा सबसे अहम कि उन अनविलिंग टू टेक पार्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़, जिसे हम सोशल मूवमेंट्स भी कहते हैं। ये सबसे अहम हिस्सा है कल्चर ऑफ पॉवर्टी का, कि जो गरीब लोग होते हैं वो कभी भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते और ना ही वो कभी कलेक्टिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी अगर आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में कोई मसला है तो आप कभी भी एमपीए या एमएनए के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे कि भाई आपको हमने वोट दिया, आपके इलाके का ये मसला है तो आप इसको सॉल्व करें। तो इस बात का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कलेक्टिव एक्शन लें, ठीक है, यानी वो प्रोटेस्ट करें या इस तरह की चीज़ें करें। तो जब ये सारी चीज़ें हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक कल्चर ऑफ पॉवर्टी का हिस्सा बन जाता है। इसके अलावा पुअर इन प्रैक्टिसेस दैट कीप्स देम पुअर इफ़ दे हैव अपॉर्चुनिटीज़ देयर वैल्यूज़ विल लीड देम टू रॉन्ग डिसीजंस। कि गरीब इंसान हमेशा काम ही वो करेगा कि जिससे वो या तो फर्दर गरीब हो या कम अज़ कम वो गरीब रहे, ऊपर आने का सवाल नहीं पैदा होता। अब फ़र्ज़ करो उसकी कोई लॉटरी निकल आए, उसको किसी तरीके से कोई पैसे मिल जाए तो वो हमेशा क्या करेगा, ऐशो इशरत का सामान करेगा, गाड़ी लेगा, बंगला लेगा, इसके अलावा अच्छे कपड़े वो ले लेगा, यानी इस तरह के कामों में वो उसे उड़ाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि इसको मैं इन्वेस्ट करूँ, इसका कारोबार करूँ, ताकि जो पैसा है वो फर्दर जनरेट हो। लिहाजा वो उन्हें ऐसे कामों में लगाएगा कि जिससे पैसा जनरेट नहीं होगा बल्कि कम से कम होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमें एथलीट से मिलती है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, अक्सर जब उनका दौर चल रहा होता है, जब वो स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं तो वो अमीर होते हैं। जब उनका दौरानिया, जब उनका जो कैरियर है वो ख़त्म होता है तो अक्सर वो गरीब हो जाते हैं। इसकी एक बुनियादी वजह यही दी जाती है कि अक्सर स्पोर्ट्स का जो बैकग्राउंड होता है वो पुअर होता है। जब वो स्पोर्ट्स खेलते हैं तो रिच हो जाते हैं, पैसा मिलता है। जब वो उसको वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करते, इन्वेस्ट नहीं करते, जब यानी उसे लगाते रहते हैं, जब वो उनका कैरियर ख़त्म होता है तो अगेन वो गरीब हो जाते हैं। क्योंकि उनका जो एक ख़ास तरह का माइंडसेट है, उनका जो एक ख़ास तरह का कल्चर है, वो उन्हें इस बात की तरफ प्रमोट ही नहीं करता कि वो कुछ इसको इकोनॉमिकली डेवलपमेंट का काम करें। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमें स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल से मिलती है। पाकिस्तान भी इसकी मिसाल है। बहुत सारे कंट्रीज़ में होता है लेकिन पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि वो खिलाड़ी, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें जो स्पोर्ट्स फिक्सिंग स्कैंडल में पकड़े जाते हैं तो आपको हमेशा वो पुअर फैमिली से ही मिलेंगे, ठीक है, हमेशा। तो ये भी इस बात का प्रूफ है कि यानी उसका माइंडसेट ये नहीं होता कि मैं खेल रहा हूँ, पैसा मिल रहा है, शोहरत मिल रही है या ये चीज़ें, बल्कि यकदम उसने पैसा देखा तो कहा कि ठीक है, ओके हो गया। तो ये भी एक माइंडसेट होता है, ये भी उसका एक ज़हनी कल्चर होता है किसी भी खिलाड़ी का जो स्पोर्ट्स फिक्सिंग स्कैंडल में जाता है, ठीक है, कि जब उसे यकदम सारे पैसे नज़र आते हैं तो वो सारा कुछ भूल जाता है। तो ये था बेसिकली ऑस्कर लेविस का। मैं फिर इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल के लिए आप फिर से मैं कहूँगा कि अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो ऑस्कर लेविस इस तरीके से इस बात को जस्टिफाई करता है कि फाटलिज़म, कि हर बंदा ये कहे कि जो किस्मत में हो जाएगा, इलिटरेसी, टेंडेंसी टुवर्ड अथॉरिटेरियनिज्म और सोशल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना। ये सारी चीज़ें मिलकर एक ख़ास तरह का कल्चर बनाती हैं जो कि गरीब मुल्कों के गरीब होने की वजह बनता है। तो इसको हम आगे देखते हैं। सबसे आखिर में आता है स्ट्रक्चरल आर्ग्यूमेंट, जो कि रैशनल चॉइस थ्योरी के ऑपोजिट है। रैशनल चॉइस थ्योरी में हमने देखा कि जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो इंडिविजुअल है, यानी उनके मुताबिक इंडिविजुअल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, वो सारा कुछ करता है, डिसीजन वो करता है। जैसा इंडिविजुअल होगा वैसा आपका लार्जर इन्वायरमेंट होगा। स्ट्रक्चरलिज्म का जो आर्ग्यूमेंट है वो जस्ट इसके ऑपोजिट है। इनके मुताबिक जैसा आपका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम होगा, यानी जैसा आपका लार्जर इन्वायरमेंट होगा, उस तरह के इंडिविजुअल होंगे, यानी वो इन्वायरमेंट डायरेक्ट जो इंडिविजुअल है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। इसके अलावा इंडिविजुअल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। रैशनल चॉइस थ्योरी कहती है कि दे आर इंडिपेंडेंट, वो फैसले लेते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, जिस तरह का लार्जर इन्वायरमेंट होगा वो उनके जो फैसले हैं उनको मुतासर करेगा, असरअंदाज करेगा।
तो इसमें सबसे पहले आता है डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी पर मेरी अलग से वीडियो है, आप डिटेल से देख सकते हैं। तो डिपेंडेंसी थ्योरी के मुताबिक जो आज अमीर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो किस वजह से अमीर हैं, क्योंकि कुछ गरीब कंट्रीज़ भी हैं। यानी जो बरतानिया ने जितनी भी तरक्की की, शशि थरूर का ये आर्गूमेंट है, तो वो सारी की सारी उसने इंडिया को एक्सप्लॉइट करके की। यानी बरतानिया अगर आज अमीर है तो वो इस वजह से है क्योंकि इंडिया उसकी कॉलोनी था और इंडिया से उसने सारा सरमाया इकट्ठा किया, उसकी इंडस्ट्री इंडिया की तबाह की और सारी चीज़ें उसने, यानी इंडिया से रॉ मटेरियल इकट्ठा करके बरतानिया लेके गया, वहाँ से उसे मैन्युफैक्चर करके दोबारा इंडिया में ही बेच दिया। यानी इंडिया का इस्तेसाल करके बरतानिया आज अमीर हुआ। यानी बरतानिया की जो तरक्की है वो डिपेंड करती थी इंडिया के इस्तेसाल पर। तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी। इसी तरह इसका उलट भी लिया जाता है कि जो इंडिया है, ठीक है, जब वो कॉलोनी था, जब वो बरतानिया के रूल में था, तब वो अपनी तरक्की के लिए सारा का सारा डिपेंड करता था बरतानिया पर। अब इससे क्या मुराद है, इसमें पहले ये देखिए कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ये 3 तरह की होती है। एक है कॉलोनियल डिपेंडेंस, एक है फाइनेंशियल डिपेंडेंस और एक है टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस। ओवरऑल हमारा जो सवाल है वो ये है कि गरीब कंट्रीज़ गरीब क्यों हैं, यानी स्ट्रक्चरल आर्गूमेंट हम देख रहे हैं। तो कॉलोनियल डिपेंडेंस क्या कहती है कि जब जो कंट्रीज़ कॉलोनीज़ थे, यानी फ़र्ज़ करें इंडिया कॉलोनी था, तो इंडिया अब जो मर्ज़ी कर ले वो अमीर हो नहीं सकता, ठीक है, उसने हमेशा गरीब ही रहना है। क्यों? क्योंकि उसके हाकिम जो हैं वो अंग्रेज़ हैं, तो लिहाजा अंग्रेज़ जो चाहेगा वैसा होगा। अब इंडिया की जो तरक्की है वो डिपेंड करती है बरतानिया पर, यानी बरतानिया जो चाहेगा, जितनी चाहेगा इंडिया की तरक्की होगी, बरतानिया चाहेगा इंडिया की तरक्की नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडियन स्टेट थी जब वो कॉलोनी थी तब वो इंडिपेंडेंट नहीं थी अपने फ़ैसलों में, क्योंकि वो कॉलोनी थी, जारी बात है। और जो इंडिया के इंडिविजुअल्स थे वो ऑटोमेटिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। वो जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, सारा कुछ वो सारी ज़िंदगी तन मन एक कर दें, वो कभी तरक्की कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके जो हाकिम है वो अंग्रेज़ हैं। तो इन शॉर्ट जब कॉलोनियल दौर था तो जो कॉलोनीज़ होती थी वो कभी तरक्की कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो सारा का सारा डिपेंड करती थी अपने मास्टर्स पर। तो ये तो हो गया कॉलोनियल डिपेंडेंस कि कॉलोनी में आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। इसके बाद आता है फाइनेंशियल डिपेंडेंस, यानी 1947 में आज़ादी मिल गई पाकिस्तान को भी, हिंदुस्तान को भी। तो अब तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कॉलोनी थे तो हम तरक्की नहीं कर सके। अब आज़ादी मिल गई है, 70-72 साल भी हो गए हैं, तो क्या अब हमने तरक्की कर ली है? क्या अब हम अमीर कंट्रीज़ हो गए हैं? तो हमें पता है कि हम आज भी गरीब कंट्रीज़ हैं, हम अमीर कंट्रीज़ नहीं हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है फाइनेंशियल डिपेंडेंस, कि कॉलोनियलिज़म का दौर तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद जब हमें तरक्की करनी थी तो हमें उसके लिए इंडस्ट्री चाहिए थी और मॉडर्न मशीनरी चाहिए थी, ठीक है। यानी किसी भी कंट्री ने अगर अमीर होना है तो ज़ाहिर बात है जो उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते, प्रॉस्पेरिटी हासिल नहीं कर सकते। तो चूँकि इंडिया 150 साल तक ग़ुलाम रहा था, ठीक है, तो इस दौरान में यूरोप ने खूब तरक्की की, उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसकी मशीनरी, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी, ठीक है। तो जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, पाकिस्तान को आज़ादी मिली, तो ज़ाहिर बात है ये तो अभी भी नए नए आज़ाद हुए थे और इन्होंने अपना काम अभी शुरू ही करना था। लिहाजा अपनी जो इंडस्ट्रियल तरक्की थी उसके लिए इनको मॉडर्न मशीनरी चाहिए थी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए थी, जो कि इनको दोबारा फिर से बरतानिया से, अमेरिका से, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे इनसे मिलनी थी। और उन्होंने वो मुफ्त में नहीं देनी थी, और वो उन्होंने देनी थी पैसों से। और वो पैसे कहाँ से मिलने थे? 2 तरीक़ों से। या तो आप उधार लेंगे IMF से, वर्ल्ड बैंक से, या किसी भी कंट्री से, या फिर आप अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको इंक्रीज़ करेंगे। यानी जितनी ज़्यादा आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी और इंपोर्ट्स कम होगी, उतना ज़्यादा सरमाया आपके पास होगा। अगर आपकी एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज़्यादा होंगी तो आपके पास सरमाया इंतहाई कम होगा। तो फाइनेंशियल डिपेंडेंस और टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस, यानी कॉलोनियलिज़म के बाद ये डिपेंडेंस हमारी होगी कि अगर हमने तरक्की करनी है तो मॉडर्न मशीनरी चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि हमें दोबारा फिर से उन्हीं कंट्रीज़ से मिलनी है जो पहले हमारे हाकिम थे, और वो उन्होंने पैसों से देनी है। पैसे हमारे पास है नहीं, क्योंकि अभी नई नई आज़ादी मिली है। लिहाजा जो नए नए कंट्रीज़ आज़ाद हुए थे उन्होंने लोन लेने शुरू कर दिए, पैसे लेने शुरू कर दिए उन्हीं इंस्टीट्यूशन से जिनको यही कंट्रोल करते थे। और इन लोन्स की भी अपने पीछे एक पूरी स्टोरी है। अब इसकी एक एग्जांपल देखिए कि बांग्लादेश अगर लोन लेता है तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 13% लगता है। यूके यानी जिसने रूल किया वो अगर कर्ज़ा लेता है तो उस पर इंटरेस्ट रेट लगता है 0.5%। कैसी ज़बरदस्त बात है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो, दुनिया का गरीब तरीन मुल्क, ये अगर कर्ज़ा ले तो इंटरेस्ट रेट 56.5%। कैसी बात है। और अमेरिका जो कि सुपर पावर है, ये अगर कर्ज़ा ले तो उस पर इंटरेस्ट रेट 3.3%।
तो ये है एक बेसिकली स्ट्रक्चर, ये है एक बेसिकली इनइक्वलिटी कि जिसके अंदर जो गरीब है उसने बेसिकली गरीब ही रहना है और जो अमीर है उसने हमेशा अमीर ही रहना है। यानी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो जो पहले ही गरीब है वो कर्जा लेके 56% उस पर इंटरेस्ट रेट दे रहा है, यानी जितना ले रहा है उससे ज़्यादा वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। और जो पहले से ही अमीर है यानी सुपर पावर है वो सिर्फ 3.3% दे रहा है, यूके 0.5% दे रहा है। तो ये कैसा एक निज़ाम बना हुआ है। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चरल आर्ग्यूमेंट है वो इस बात को जस्टिफाई करता है कि गरीब मुल्कों के गरीब होने की एक बुनियादी वजह पहले तो वो कॉलोनियल डिपेंडेंसी थी कि वो कॉलोनीज़ थे, बाद में फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस आ गई जो कि ज़ाहिर बात उन्हें एडवांस कंट्रीज से मिलनी थी। उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे लेने के लिए आपको लोन लेना पड़ता है, उस पर इंटरेस्ट रेट लगता है, वो आपके सामने है। इसके अलावा जो गरीब कंट्रीज़ होते हैं उनकी हमेशा एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इनके क्राइसिस रहते हैं। पाकिस्तान भी इसकी एग्जांपल है, सऊदी अरेबिया से अभी रिसेंट पैसे लिए हैं, बैंकों में रखवाए हैं। तो अब हर कंट्री का दोस्त सऊदी अरब तो नहीं होता, तो फिर मसले बड़े रहते हैं इस तरह के। इसके अलावा इसमें एक और पेरिफेरी का भी मॉडल आता है जो कि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैंने इसको इंतहाई शॉर्ट रखा है। आप डिटेल के लिए वो कोर पेरिफेरी मॉडल भी देख सकते हैं जो कि इसी डिपेंडेंसी थ्योरी की वीडियो में आता है। तो ये था एक ओवरऑल 3 तरह की आर्ग्यूमेंट, 3 तरह से जो थेरीज़ हैं, रैशनल चॉइस, पर्सपेक्टिव, कल्चरल और स्ट्रक्चरल। ये अपने अपने अंदाज से इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि वाई पुअर कंट्रीज़ आर पुअर, के गरीब कंट्रीज़ गरीब क्यों हैं। ये बेसिकली थेरी एप्लीकेशन की वीडियोस हैं मेरी जो अभी आ रही हैं या आइंदा आएंगी। इसमें हम ये कर रहे हैं कि थेरी को बेसिकली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में हम अप्लाई कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।